देखिए, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को नमस्ते। डिवाइन कम्युनिटी के सभी भाइयों को नमस्ते। हमने एक कम्युनिटी बनाई है। इसकी आवश्यकता ही क्यों है, कई लोगों का ये सवाल होता है। एक्चुअली हमारा जो मिलना है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा हो गया है और रियल वर्ल्ड के जो कांटेक्ट हैं वो कम हो गए। तो हमारी जो कोशिश है ना वो ये है कि हम रियल वर्ल्ड में आपको जोड़ें। हम एक पार्क के लोगों को दूसरे पार्क के लोगों से जोड़ें, दूसरे पार्क के लोगों को तीसरे पार्क के लोगों से जोड़ें, एक कॉलोनी के लोगों को दूसरी कॉलोनी के लोगों से जोड़ें। कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भी कुछ अपने पूर्वाग्रह होते हैं, हम भी हर आदमी से मिल नहीं पाते। सब झिझकते हैं भाई नए बंदे से मिलने में और नए लोगों से कांटेक्ट बनाने में, इतना आसान होता नहीं है। तो मेरी कोशिश ये है मैं अक्रॉस पार्क, अक्रॉस सोसाइटी, अक्रॉस कॉलोनीज़ आप लोगों के संगठन बनाऊं। और संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है, कई लोग कहते हैं कि भाई देखो सभी तरह के लोग होते समाज में, संगठनों की जो आवश्यकता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। बहुत सीरियस चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझना। संगठन इसलिए ज़रूरी होता है कि आप सोशली तो छोड़ो, मैं आपको इकोनॉमिकली समझाता हूँ कि हमारे सबके बच्चे ना स्कूलों में पढ़ते हैं। भाई हम अपने बच्चे की स्कूली लाइफ पे पूरी लाइफ में करीब 10 से 20 लाख रुपए के बीच में हम अपने बच्चों पे खर्च कर देते हैं एजुकेशन के लिए। शहरों की बात बता रहा हूँ मैं, जनरली मैं सरकारी स्कूलों की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। अगर सपोज़ 2000 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और अपना पर्सनल स्कूल करते हैं तो जो 12 तक की एजुकेशन है, इंटरमीडिएट लेवल की एजुकेशन है, वो हम अपने बच्चों की बिल्कुल एग्जैक्टली फ्री कर सकते हैं। वो होगा इस तरह से कि अगर मान लो 2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ज़्यादा नहीं 2-2 लाख रुपए भी इकट्ठे करते हैं तो करीब 40 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। भाई साहब 40 करोड़ रुपए में एक पूरा स्कूल फुल फ्लैश्ड, एक तो छोड़ो दो, शायद दो भी बन सकते हैं अगर लैंड सस्ती मिल जाती है, जैसे डीडीए की लैंड है। और कम्युनिटी के स्कूलों को तो वैसे भी मिल सकती है। ये तो कहने का मतलब है अगर सिर्फ 2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो 40 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है और 40 करोड़ में आराम से एक या दो स्कूल मेंटेन हो सकते हैं। जो करीब 2000 लोगों में अगर सबके बच्चे एक साथ एक मान लो पढ़ भी लेते हैं तो हम अपने बच्चों को सिर्फ टीचर्स की सैलरी और उनके आधार पर मामूली से खर्चे पे पढ़ा सकते हैं। और जब हमारे बच्चे निकल जाएंगे तो वो स्कूल हमें ज़िंदगी भर एक अर्निंग का स्रोत बन जाएंगे। उनकी जो लैंड है वो कम्युनिटी की लैंड बनेगी और वो उसकी जो एप्रिसिएशन है आपके पैसे की वो समय के हिसाब से होगी और आपको सारी जीवन उससे जो अर्निंग आएगी वो अलग है। इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं। हम अपनी लाइफ के स्पैन में एक भी बीमारी हो जाते हैं तो 10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। भाई अगर सिर्फ 5 लाख 2 लाख मतलब इस तरह से अगर हम कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मान लो 10,000 लोगों की कम्युनिटी होती है और लाख रुपए भी इकट्ठे करते हैं तो करीब 1 अरब के आसपास इकट्ठा हो जाता है। तो मतलब अगर कम्युनिटी बनाते हैं आपके लिए फ्री हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कम्युनिटी में। आप जैसे हम शहरों में रहते हैं, एक बहुत बड़ी जो समस्या है मैं बता देता हूँ। शहरों में रहते किसी को प्योर दूध नहीं मिलता, किसी को प्योर भाई सब्जियां नहीं मिल रही, प्योर अनाज नहीं मिल रहा। जो ऑर्गेनिक है ना, हम अपने खेतों में जो पैदा कर सकते हैं, किसी दूसरे पे आजकल कोई भरोसा नहीं है। लोग बाज़ार से माल खरीद के ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है इस समय। और ऑर्गेनिक के नाम पे आपको 2-2 गुना 3-3 गुना महंगी चीज़ें बेची जा रही हैं। देसी घी जैसे अमूल्य है और दुनिया भर की कोई सी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, ये ठीक नहीं है। किसी भी ब्रांड को ले लो आप, जो इस समय देसी घी मिल रहा है वो देसी घी एक्चुअली है नहीं। बलोना जो देसी घी जो हमारे पहले बनता था वो नहीं मिला। तो मैं जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, हमें ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर हम कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, मान लो ज़मीन है, ज़मीन अगर हम कहीं मान लो भाई 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग, अगर 300 लोगों की कम्युनिटी है और अगर हम 2-2 लाख रुपए भी इकट्ठे करते हैं तो करीब 6 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। 300 लोगों की कम्युनिटी की बता रहा हूँ। अगर हम कहीं 100 बीघे ज़मीन ले लेते हैं इकट्ठे कम्युनिटी में
तो हम उस पे अपनी खेती कर सकते हैं, अपना पशुपालन कर सकते हैं, अपना ऑर्गेनिक देखभाल में कर सकते हैं। एक पर्सनल एक आदमी के लिए मेंटेन करना, मैंने बहुत से हमारे दोस्तों को देखा है, उन्होंने अपने फार्म हाउस बनाए, अपनी एग्रीकल्चर लैंड बनाई, भाई साहब सारी बेकार पड़ी है, मतलब उसको मेंटेन नहीं कर सकते आप पर्सनल फार्म हाउसेस बनाते हैं, या तो आप अरबपति हो भाई, ये करोड़पतियों के बस का खेल नहीं है फार्म हाउस मेंटेन करना। 10-20 करोड़ रुपए अगर आपके पास हो भी गए, आप तब भी मेंटेन नहीं कर सकते। आप अपने लिए अब अनाज नहीं उगा सकते इस तरह से, क्योंकि उसकी जो हेडेक्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा है। आदमी फिर बाज़ार पे ही आ जाता है, यार जो बाज़ार से है वही ले लेंगे, हमने क्यों टेंशन पालनी है इतनी सारी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम कम्युनिटी में होते हैं तो हम अपने ऑर्गेनिक फार्म्स बना सकते हैं और वो बहुत चीप होंगे। एक बार की हमारी इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट भी मान लो लैंड की हो गई, इन्वेस्टमेंट हमारी वो हो गई, सारे जीवन हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसको मैनेज करना या वो करना वो अलग चीज़ें हैं, वो आपस में बैठ के डिस्कशन कर सकती हैं। इक्वल बेस पे, शेयर बेस पे हम कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, तो उसमें हमारे इकोनॉमिक फ़ायदे हैं, हमारे सोशल फ़ायदे हैं। सोशल स्ट्रक्चर हमारा अगर मजबूत हो है, 1000, 2000, 5000 लोग अगर हम एक साथ एक कम्युनिटी में हैं, तो हमारा पॉलिटिकली भी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होगी, हमारी सोशली भी हम स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर हमारी कम्युनिटी बनती है तो कम्युनिटी के ये बेनिफिट एक्स्ट्रा हैं। अगर कम्युनिटी बनती है तो आपको कोई सोशली परेशान नहीं करेगा, आप सामाजिक रूप से संगठित होने की, हमारे अब जैसे धार्मिक समस्या होती है हमारी, आजकल आप देख ही रहे हो, जो बेधर्मी लोग हैं, जो जिहादी है, इस तरह की मानसिकता के लोग हैं या गलत मानसिकता के लोग हैं, आपके साथ कहीं भी कत्लो गारत मचा रहे हैं, आपके बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे हैं, आपके साथ पता नहीं कितने जुल्म ज़्यादती हो रही हैं, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने अपने ग्रुप बना रखे, उनकी कम्युनिटी हर शुक्रवार को इकट्ठा होते हैं। आप सोमवार को एक ही स्कूल में सॉरी भाई, एक मंदिर में जा रहे हो, मंगलवार को दूसरे मंदिर में जा रहे हो, बृहस्पति को तीसरे में, को चौथे में, फिर फलाने के घर कीर्तन है, उसके कीर्तन तो बहुत, चलो फिर भी बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन जो अलग अलग मंदिरों पे जाते जाओ, आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से जाओ, लेकिन हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में भाई कम्युनिटी के तौर पे एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश जब तक हिंदू समाज नहीं सीखना शुरू करेगा। हमारा पूरा इतिहास इस बात का है, हम स्ट्रेंथ में कभी कमज़ोर नहीं थे। आप प्रकृति से सीखो, जो एक बैल होता है उस पर शेर हमला कर देता है, अगर 2 बैल हों तो वो उनकी हिम्मत नहीं है भाई साहब। हमारे जो हिंदू समाज है उसमें दान दाताओं की कोई कमी नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। हम लोग इतने फिजिकली इतने स्ट्रेंथ है, मेंटली इतने फिट है, और हमारे जो इतना परस्पर आपसी मेल मिलाप बहुत अच्छा हो सकता है। हमारे इतने तीज होते हैं, त्यौहार होते हैं, कहने का मतलब हमारे इतने रिचुअल्स होते हैं, किसी बहाने तो जो हमारे समाज के बड़े लोग हैं, जैसे हमारे ग्रुप में भी कुछ लोग शामिल हुए हैं, एक साहिद शर्मा जी हैं, कोई उनका अपना कोई संगठन है, और बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ऐसे सब लोगों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जो समाज के कुछ गणमान्य लोग हैं, समाज के कुछ जो प्रभुत्व रखने वाले लोग हैं, भाई आप हिंदू सोसाइटी को, मैं कह रहा हूँ, छोड़ो, धर्म की भी बात छोड़ो, आप सोशली इकट्ठे हो, जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। मैं कोई मारने काटने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूँ, आप स्ट्रांग होकर अपने आप को इजराइल की तरफ रिप्रेजेंट करो, एक स्ट्रांग कम्युनिटी बनाओ, स्ट्रांग देश बनाओ। और जब हम कम्युनिटी के तौर पे आप ये लगा लो, पूरा इतिहास हमारा इतिहास हारने का नहीं होता। अगर हमने कम्युनिटी बिल्ड कर ली होती, कम्युनिटी बिल्ड करना सीखा होता, हमने कभी, हमारी कम्युनिटी नहीं थी। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे जो बलिदान हुआ, उसके अभी परिप्रेक्ष्य में मैंने अभी वीडियो डाली थी मैंने बहुत सारी, भाई उनकी कहानी है क्या? भाई वो भी संगठित ना होने की कहानी है। बेचारे 40 लोग, कौन सा चमकौर का युद्ध था उसमें मर गए, 40 ही क्यों मर गए? पूरा हिंदू समाज, इतने सारे हम पब्लिक, तब भी इंसानों के तौर पे तो हम नहीं कमज़ोर नहीं थे, लेकिन हम मेंटली इतने
डिवाइडेड है ना, हिंदू राजा आपस में लड़ते मरते रहे क्योंकि कोई कॉमन कॉर्ड नहीं थी हिंदुओं को जोड़ने वाली। तो मैं भाई कोशिश कर रहा हूँ, कॉमन कॉर्ड बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदुओं के आपस के जो वैमनस्य हैं, नॉन वेज खाने वाला वेज खाने वाले से चढ़ रहा है, वेज खाने वाला नॉन वेज खाने वाले से चढ़ रहा है। भाई आपके मुंह में ये ना गाय की चर्बी घुसड़ देंगे एक दिन, आप समझ ही नहीं रहे हो। वो तैयार बैठे हैं आपकी बेटियों का भाई बलात्कार करते हैं आपके सामने। बांग्लादेश में क्या हो रहा है ना, औरतें कह रही हैं एक एक करके बलात्कार कर लो, है ना। बेचारी मासूम लड़कियाँ 13-13 साल की बच्चियों का बलात्कार करते हैं, ये झुंड में आते हैं। भाई इससे जाहिल कौम, इससे आप, और फिर ये फुल फ्लैश होके आपके पीछे पड़े हुए हैं। और ये तो पूरी दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, क्या हिंदू और क्या क्रिश्चियन और क्या वो लोग आपस में। और इनका नेटवर्क इतना तगड़ा है जिहादियों का, हम समझने को तैयार नहीं है, हम ये मानने को ही तैयार नहीं है। हमें दुश्मन जो वाले शत्रु बोध ही नहीं है हमें। और जब तक हम संगठित नहीं होंगे हम इस शत्रु बोध को समझ नहीं पाएंगे। हमारे लड़ने की इच्छा शक्ति ही ख़त्म हो गई है। हम चाहते हैं शांति से रहना, मतलब शांति से रहना। भाई बिना शक्ति के शांति से रहा ही नहीं जा सकता। आप एक जगह छोड़ोगे दूसरी जगह वो आपको घेर लेंगे, तीसरी जगह घेर लेंगे, एक बहाने से नहीं दूसरे बहाने से। वो कहेंगे घर पे झंडा क्यों लगाया, आपने कीर्तन क्यों करा। कब तक बचोगे भाई, बचने का कोई रास्ता नहीं है। कई बार एग्रेशन सबसे बड़ा डिफेंस होता है। लोग जानते तो आप सब लोग होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक, मेरी सिर्फ ये कोशिश है कि जब तक हम सामाजिक रूप से संगठित नहीं होंगे तब तक शायद हम समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो लिख के चले गए, संघे शक्ति कलयुग में संघ में ही शक्ति होगी। क्योंकि जो ये सेंसलेस जो एक रिलीजन है वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। इतने सारे षड्यंत्र वो लगे हुए हैं। वो कम्युनिस्ट से मिल जाते हैं, वो कांग्रेस से मिल जाते हैं, वो मुलायम सिंह से मिल जाते हैं। आप ही की जातियों को आपस में लड़ाते हैं। एक नाम रख लेंगे, कभी शेड्यूल कास्ट वाला नाम रख लेंगे, कभी क्षत्रिय वाला नाम रखेंगे। दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं। हमारी पूरी सोशल मीडिया इससे भर जाती है। आप सावधानी बरतो। कोई दलित आपको गाली देता है, देने दो। कोई ठाकुर ब्राह्मण को गाली देता है, देने दो। कोई ब्राह्मण ठाकुर को गाली दे रहा है, देने दो। ये भाई ना ब्राह्मण ठाकुर को गाली दे रहा है, ना ठाकुर ब्राह्मण को दे रहा है, ना ब्राह्मण दलित को दे रहा है, ना दलित ब्राह्मण को दे रहा है। ये जो विधर्मी है, कुछ कम्युनिस्ट हैं, कुछ क्रिश्चियंस ग्रुप वाले लोग हैं, कुछ ये जिहादी लोग हैं, ये आपस में इन्होंने नाम रख लिए हैं। ये एक दूसरे को गरियाए जा रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें हिंदुओं को तोड़ना है। और वो कौन से मंडल थे, उनकी कहानियाँ आपने सुनी होगी, जो पाकिस्तान में चले गए थे शायद, है ना। को गोपीनाथ मंडल थे, पता नहीं ऐसा कुछ नाम था। भाई दलितों का क्या हाल करते हैं, और कश्मीर में दलितों का क्या हाल किया, कोई रिजर्वेशन नहीं, है ना। तो जब दलितों को शायद, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी हमारे, जब तक दलित भाई समझेंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ये जो समझदार दलित हैं, समझदार जो एससी तबके के लोगों, और क्या एससी और क्या दलित, भाई सारे हिंदू हैं। जो ये डिवीज़न करा कुछ लोगों ने, कुछ जो ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाते। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं ज़िंदगी में फेल हो गया तो मेरे पास गर्व करने के लिए सिर्फ एक बात रह जाएगी कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण सबसे ऊंचा होता है। भाई कोई ऊंचा नहीं होता, है ना। कई भाई एक किस्सा सुनाऊँ यार, किसी को शायद बुरा ना लगे। एक वाल्मीकि समाज का एक बंदा था। हमारे फ्लैटों के सामने एक, हम रंजीत नगर पटेल नगर में हम रहते थे। हमारे सामने एक वाल्मीकि समाज का बंदा था, बहुत साफ़ सुथरे, अच्छी कहीं जॉब करते थे। भाई मैं जाति बरादरी का बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे घर कोई एक मतलब वो आया, हमारे घर पे कोई एक ऐसे रिलेटिव थे वो जो जाति और इन सब चीज़ों को ज़्यादा मानते थे। क्योंकि वो जो ज़िंदगी में असफल लोग होते हैं, जो लूज़र होते हैं ना, उन्हें सिर्फ जातियों के घमंड के अलावा कुछ नहीं बचता। तो जो जातियों का घमंड है सिर्फ लूजर्स लोगों को है, वो आप समझो। और ये जो वैमनस्य फैला रहे हैं, ये सारे समाज के लूजर्स होते हैं। ये भाई यही करते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते, इनके पास कुछ है नहीं। ये दूसरों की सक्सेस को भुनाते हैं, दूसरी सक्सेस के नाम पे लठ लेके चलते हैं।
तो मेरी सभी दलित भाइयों से प्रार्थना, हाँ जो मैं बात बता रहा था वो ये बता रहा था, सामने जो वाल्मीकि समाज का बंदा था वो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रहता था, और उस टाइम मेरी जॉब लगी थी, और मैं जिस बंदे के जिस रिश्तेदार के साथ रहता था वो बहुत गरीब सी सिचुएशन में था और अपने आप को साफ़ सुथरा भी नहीं रखते थे। तो एक दिन उन्होंने बड़े घमंड में कहा कि देखो ये सामने तो ये वो हरिजन है, वो मतलब जैसे कहते हैं, आप बुरा करके ही समझ लो कि ये सामने बहुत रहता है, भंगी रहता है। तो मेरे एक दूसरे रिश्तेदार जो समझदार थे उन्होंने उनको कहा कि भाई भंगी तो तुम लग रहे हो, ब्राह्मण होते हुए भी तुम इतने गंदे तरीके से रह रहे हो, वो बल्कि वो ब्राह्मण लग रहा है। तो भाई कोई जाति नहीं होती, कोई यार वो नहीं होता, जो साफ़ सुथरा है, जो पढ़ गया वो पंडित हो गया, जो जिसने अपने ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण हो गया, और जो भाई जो ब्रह्म को नहीं समझ पाया, जो खुद को नहीं समझ पाया, जो संसार के साथ कटुता रखता है, वो ब्राह्मण है ही नहीं यार। वो हमारे कई ऋषि मुनियों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, वो क्षत्रिय नहीं जो धर्म की रक्षा नहीं करता, जो धर्म को मानने वाले लोगों की रक्षा नहीं करता, वो वैश्य क्या जो धर्म के लिए दान ना दे, वो क्षत्रिय क्या जो धर्म के लिए कुर्बान ना हो जाए। और ये जो गालियां देने वाले लोग हैं ना, ये ना क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, ना गुर्जर हैं, ना भाई जाट हैं। जाट देश पर कुर्बान हो सकता है भाई, किसी को गालियां देने के लिए नहीं है। वो शक्ति का प्रदर्शन, शक्ति जो असली शक्ति संपन्न लोग होते हैं कभी गरीबों पर नहीं करते। एक वो सिखों की एक कहावत है ना, पुरजा पुरजा कट मरे तबहु न छाड़े खेत, है ना। वो उसमें उसका भाव भी यही है कि भाई जो निर्बल के लिए लड़ जाते हैं ना, वो सिख कौम थी। जब हिंदू निर्बल कंडीशन में पहुंच गया था तब वो हमारे लिए खड़े हुए। तो भाई हिंदू भाइयों से सभी से है, जाति एक दूसरे की जाति के लिए गाली देना बंद करो। और भाई जातियां हमारे हिंदू भाई नहीं दे रहे। धन्यवाद, यही सब कहना चाह रहा था। शायद मैं सोच रहा हूँ हो सकता है मेरे शब्दों में उतनी वो नहीं हो, उतना पैनापन नहीं हो, लेकिन आप जो बात है उसको शायद समझेंगे। धन्यवाद।